Hello, my dear students. We are going to discuss chapter number 1 of Indian economic development, and it's Indian economy on the eve of independence. चैप्टर बहुत ही छोटा है लेकिन समझने के लिए बहुत ही अच्छा है। इस चैप्टर में हम सीखने वाले हैं कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ उसके तुरंत बाद और उससे पहले इंडियन इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट हुई थी कॉलोनियल गवर्नमेंट की। तो सबसे पहले आपको भी पता है ब्रिटिश रूल कब ओरिजिन हुआ, कब स्टार्ट हुआ। द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया वाज लेड बाय बैटल ऑफ प्लासी 1757। I have mentioned all the important topics in this chapter and we have to discuss all the important topics. Let's continue. बेसिक पर्पस ऑफ ब्रिटिश रूल। इंडिया में रूल करने का बेसिक पर्पस क्या था ब्रिटिश लोगों का? आपको भी पता है, आपने थियोरी बहुत सारी सीखी है इससे पहले आप जब एसएससी पढ़ते थे। तो बेसिक पर्पस उसके मेन टू पर्पस थे। सबसे पहला पर्पस था उसके जो ब्रिटिश इकोनॉमी है उसे डेवलप करना। सेकंड, जो इंडिया के नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्स है उस ग्लोरी को उन लोगों को एक्सप्लॉइटेड करना था, यानी उससे खत्म करना था जिससे वो लोग हमारे इंडिया पे रूल कर सके। इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या क्या हम सीखने वाले हैं? तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि जब हमारा इंडिया 1947 में एस्टेब्लिश हुआ तब हमारे स्टेट्स की क्या कंडीशंस थी। सेकंड, हमारे इंडिया में हमारी इंडियन इकोनॉमी है वो स्टेग्नेशन या अंडर डेवलपमेंट क्यों चली गई? क्या रीजंस ऐसे थे जो हमारी इंडिया एक टाइम पे कहा जाता था वो सोने की चिड़िया है, वो स्टेग्नेशन लेवल पे क्यों चली गई? ऐसा बहुत सारे रीजन है, सीखने वाले हैं हम। तो चलो कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें हमें दिए गए हैं फैक्टर्स जिससे हमारा इंडियन इकोनॉमी है वो अंडर डेवलपमेंट या फिर हमारा इंडिया में स्टैग्नेशन आ चुका। अब आई थिंक यू नो व्हाट इज स्टैग्नेशन। स्टैग्नेशन मीन्स जो इकोनॉमी है वो स्टॉप हो जाती है ग्रोथ करना या फिर कम कर देती है ग्रोथ करना। सबसे पहला फैक्टर है लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द कॉलोनियल रूल। जब ब्रिटिश लोग नहीं था तब तो हमारा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का लेवल था बहुत ही हाई था, लेकिन जब उन लोगों ने हमारे पे रूल करना स्टार्ट किया हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट है और बहुत ही उसका लेवल कम हो गया। पहले तो हमारा इंडिया कहा जाता था वो प्रॉस्पेरियस इकोनॉमी है हमारे इंडिया की, अग्रेरियन इकोनॉमी कहा जाता था, यानी हमारी इकोनॉमी डिपेंड थी एग्रीकल्चर पे, इसलिए उसे बोला जाता था अग्रेरियन इकोनॉमी। और लास्ट में ये भी बोला जाता था कि वेल नोन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। हमारे इंडिया में ऐसे बहुत सारी प्रोडक्ट्स बनती थी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज से जिससे हम हमारे इंडिया की नीड तो सेटिस्फाई करते ही थे, साथ में हम एक्सपोर्ट भी करते थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई? However, during the British rule, they were concerned more with the protection and promotion of their own economic interest than with the development of Indian economy. लेकिन ब्रिटिश लोग हमारे इंडियन इकोनॉमी डेवलप करने के बारे में नहीं सोच रहे थे, वो सिर्फ अपना खुद का इंटरेस्ट देख रहे थे, खुद का प्रोटेक्शन, खुद के इंडस्ट्री का प्रमोशन करना चाहते थे। उन लोगों ने सारी जो हमारी कंट्री की इकोनॉमी थी उसमें किया क्या, तो कहते ट्रांसफर द कंट्री इनटू सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल। हमारी कंट्री को रॉ मटेरियल का सप्लायर बना दिया, यानी कि हमारा जो भी मटेरियल था रॉ मटेरियल वो ब्रिटेन बेचते थे एंड कंज्यूमर ऑफ फिनिश गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन। और वहाँ पर गुड्स बनता था और हमारे इंडिया में वो लोग एक्सपोर्ट करते थे, यानी अल्टीमेटली वी वर कंज्यूमर ऑफ फिनिश गुड्स। सो इसीलिए हमारी कंट्री का जो इकोनॉमिक लेवल था वो डाउन हो गया, हमारी जो भी इंडस्ट्रीज थी वो डिस्ट्रॉय हो गई और हम बन गए फिनिश गुड्स के कंज्यूमर, जो कि हम पहले एक्सपोर्टर थे अब बन चुके थे हम कंज्यूमर। तो ये पहला फैक्टर था। सेकंड फैक्टर था लो लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। कॉलोनियल रूल जब चल रहा था तो हमारे इंडिया की जो नेशनल इनकम थी और पर कैपिटा इनकम बहुत ही कम हो गई थी। हमारे बहुत सारे ऐसे इंडियंस थे जिन लोगों ने हमारी नेशनल इनकम या पर कैपिटा इनकम मेजर करने की ट्राई की थी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, फॉर एग्जांपल दादा भाई नौरोजी, विलियम डिग्बी, फिनले स्ट्रेस,
VKRV राव एंड RC देसाई। और सब स्टडी में एक चीज कॉमन देखने को मिली, सभी ने आई थिंक यही कहा कि 20th सेंचुरी में हमारा जो रेट होना चाहिए 2% से भी कम था, और हमारा जो ग्रोथ रेट पर कैपिटा होना चाहिए वो सिर्फ 0.5% डिक्रीज हो रहा था, यानी बहुत ही दुनिया के देशों से बहुत ही कम था, जिससे हमारी कंट्री जो है वो स्टेग्नेशन में चली गई, हमारी इकोनॉमी स्टेग्नेशन में चली गई। थर्ड फैक्टर है एग्रीकल्चर स्टेग्नेशन, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है जिसकी वजह से हमारे इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था, आज वही फैक्टर बन गया हमारी स्टेग्नेशन का, क्योंकि कॉलोनियल रूल ने उसका यूज किया, लेकिन हमारे इंडियन इकोनॉमी के लिए नहीं बल्कि ब्रिटिश के लिए। जब कॉलोनियल रूल चल रहा था तभी हमारी कंट्री एग्रीकल्चर कंट्री ही थी। 85% लोग थे वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन प्रॉब्लम हुई है कि हमारी जो एग्रीकल्चर सेक्टर है तभी भी स्टेग्नेशन स्टेज में ही चली गई। और स्टेग्नेशन के रीजन क्या थे? तो मेन 4 रीजन थे। सबसे पहला रीजन था लैंड सेटलमेंट सिस्टम, मीन्स जमींदारी सिस्टम उन लोगों ने इम्प्लीमेंट की थी, ब्रिटिश लोगों ने। वो सिस्टम इम्प्लीमेंट इसलिए की थी कि वो लगान लेना चाहते थे, जिसे हम बोल सकते हैं टैक्स। वो आधा जो भी प्रोडक्शन होता था उससे आधे से भी ज्यादा प्रोडक्शन वो खुद एज अ टैक्स ले लेते थे। इट मीन्स कि जो फार्मर्स थे उसके हाथ में कुछ भी नहीं बचता था। तो फार्मर्स हमारे सहारे है वो पुअर होते चले गए। सेकंड हुआ कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अब कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर यानी क्या? जो भी प्रोडक्शन पहले वीट का यानी कि कोई भी खाद्य चीजों का होता था, जो खाने के लिए जो भी चीजें बनाई जाती थी खेतों में प्रोडक्शन हो रहा था, उसका प्रोडक्शन बंद करवा के वो कैश क्रॉप्स का प्रोडक्शन स्टार्ट करवाया, जिससे हुआ हमारे कंट्री में जो भी वेट या फिर ऐसे ग्रेन्स जो भी चीज होती है उसकी हो गई शॉर्टेज। तो इसलिए हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो स्टेग्नेशन में चला गया। थर्ड बताया गया लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। हमारे पास ना तो ऐसी कोई टेक्नोलॉजी थी, ना तो ऐसी कोई मेथड थी जिससे हम प्रोडक्शन बढ़ा सके फार्मर्स लोग, जिससे प्रोडक्टिविटी भी कम आ रही थी, जिससे प्रोडक्शन कम हो गया, और उसी के चलते हमारे जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो स्टेग्नेशन में चले गए। और फोर्थ रीजन है एडवर्स इफेक्ट ऑफ पार्टीशन। ऑलरेडी हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी, और उसी टाइम पे 1947 में आपको भी पता है कि हमारी कंट्री का पार्टीशन हुआ, जिससे बहुत सारी अच्छी जो लैंड थी, जिसे हम बोल सकते हैं बहुत अच्छी प्रोडक्शन हो सकती है वैसी लैंड है, वो चली गई पाकिस्तान में। जहाँ पर मेजोरिटी में बहुत सारा ग्रेन्स हो सकते थे वो चली गई। उसकी भी इफेक्ट हुई है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर पे। तो ऐसे 4 रीजन है जिससे हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है वो स्टेग्नेशन में चला गया। फोर्थ फैक्टर है हमारी इकोनॉमिक स्टेग्नेशन में चले जाने के, वो है इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर क्यों? तो कि इंडिया कुड नॉट डेवलप अ साउंड इंडस्ट्रियल बेस अंडर द ब्रिटिश रूल। हमारे इंडिया प्रोग्रेस कर रही थी जब ब्रिटिश लोग नहीं आए थे, तब इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करने की ओर चल रही थी, लेकिन तभी ब्रिटिश लोग ने आकर हमारी जो इंडस्ट्रियल सेक्टर का डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं होने दिया। द पुअर स्टेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इज इलस्ट्रेटेड इन द फॉलोइंग। ऐसा बहुत सारे पुअर स्टेट है जिससे हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर का डेवलपमेंट नहीं हो सका। ये सारे रीजन क्यों कौन कौन से थे हमें दिखाया गया नीचे। सबसे पहला बताया गया कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ और डेक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी क्या? तो ब्रिटिश गवर्नमेंट सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉयड इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज एंड नो मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस वाज अलाउड टू कम अप। उन लोगों ने 2 चीजें की, हमारे जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी उसे डिस्ट्रॉय कर दिया, एंड कोई मॉडर्न इंडस्ट्री एस्टेब्लिश हम कर सके ऐसा कोई बेस ही उन लोगों ने नहीं दिया। अब डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करके ब्रिटिश लोगों को क्या मिलेगा? तो उसे 2 चीज मिलेगी। सबसे पहले एक तो पहली टू सेल फिनिश प्रोडक्ट्स ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्री इन द इंडियन मार्केट एट द हायर प्राइस। हमने आगे भी देखा वो रॉ मटेरियल हमारे इंडिया में से ले जाते थे, वहां पर जाकर वो फिनिश गुड्स बनाते थे, और वही चीज वो इंडिया में बेचते थे लेकिन बहुत ही हाई प्राइस लेकर। और सेकंड उसको क्या मिलना था?
टू गेट रॉ मटेरियल फ्रॉम द इंडियन एट द चीप रेट। वो बहुत ही चीप रेट से हमारे इंडिया में से रॉ मटेरियल ले जाते थे, वहाँ पर वो प्रोसेसिंग करके फिनिश गुड्स बनाते थे और वही फिनिश गुड्स इंडिया में लाकर हायर प्राइस पे बेच देते थे। तो इसका सबसे बड़े दो ऑब्जेक्टिव थे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के। सेकंड बताया गया हमें एडवर्स इफेक्ट ऑफ डेक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। अब हमारी इंडस्ट्रीज जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है वो डिस्ट्रॉय हो गई, तो उसकी एडवर्स इफेक्ट क्या हुई? तो पहले इफेक्ट हुई हायर लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब हमारे इंडिया में मोस्ट ऑफ जो इंडस्ट्रीज चल रही थी वो हैंडीक्राफ्ट थी और वही उन लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दिया। इट मीन्स कि उसमें काम करने वाले लोगों की जो नौकरी थी, जॉब थी, वो चली गई। यानी हमारे इंडिया में बहुत ही अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल बढ़ गया। और साथ में इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स, हमें फिनिश गुड्स भी इंपोर्ट करने पड़े अब तो, क्योंकि सारे फिनिश गुड्स बनते थे ब्रिटेन में, हमारे इंडिया में कुछ बनता नहीं था, तो हमें फाइनली वहां से ही वो फिनिश गुड्स इंपोर्ट करने पड़ते थे। थर्ड बताया गया लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज। अब कैपिटल, हमारे यहाँ पर कोई टेक्नोलॉजी वगैरह कुछ था नहीं, तो सारे जो भी कैपिटल गुड्स है वो हमें ब्रिटेन से इंपोर्ट करने पड़ते थे और उसी के ऊपर हमें बहुत सारा एक्सपेंस लग जाता था, तो स्टेट ऐसे पुअर होते चले गए। फोर्थ इफेक्ट हुई लो कंट्रीब्यूशन टू ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब प्रोडक्शन ही कम हो रहा था तो हमारा जीडीपी का रेट भी कम हो गया। और लास्ट में बताया गया लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। द पब्लिक सेक्टर रिमेन कन्फाइंड ओनली टू द रेलवेज, पावर जनरेशन, कम्युनिकेशन, पोस्ट एंड सम अदर डेवलप डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। अब हमारे पब्लिक सेक्टर सिर्फ रेलवे में, पावर जनरेशन में, कम्युनिकेशन में, पोस्ट में, सिर्फ यही जगह पर चलते थे, जो कि पूरे कंट्री में चलने चाहिए, बहुत सारी फील्ड में चलने चाहिए, लेकिन नहीं चल रहे थे। तो ये सारे रीजंस थे, एडवर्स इफेक्ट थी जो पुअर स्टेट के ऊपर सबसे ज्यादा हुई। फिफ्थ फैक्टर है जिससे हमारी इंडियन इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हुई, वो है फॉरेन ट्रेड। जब ब्रिटिश रूल था तो हमारा इंडिया का फॉरेन ट्रेड कैसा चल रहा था? तो हम क्या कर रहे थे? सबसे पहले प्राइमरी गुड्स क्या हम एक्सपोर्ट कर रहे थे और फिनिश गुड्स का हम इंपोर्ट कर रहे थे। सेकंड, मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल। जो भी वो ब्रिटिश लोग रूल करते थे उसकी मोनोपोली थी उसके पास, जो किसी को पता नहीं थी। और लास्ट में बताया गया ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। हमारी जो वेल्थ थी, हमारी जो प्रॉस्पेरिटी थी, वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई। सबसे बड़ी तीन इफेक्ट हुई हमारे फॉरेन ट्रेड की जब ब्रिटिश रूल कर रहे थे। एक, हम एक्सपोर्ट करते थे प्राइमरी गुड्स का, इंपोर्ट करते थे फिनिश गुड्स का। सेकंड, वो भी जो भी कुछ रूल चल रहा था, जो भी फॉरेन ट्रेड चल रहा था, उसके ऊपर मोनोपोली चल रही थी ब्रिटिश लोगों की और हमारी वेल्थ डिस्ट्रॉय हो गई। इन तीन पॉलिसी की वजह से हमारा जो भी फॉरेन ट्रेड है वो कम्प्लीटली डिपेंड हो गया ब्रिटिश के ऊपर। सिक्स फैक्टर है हमारे इंडियन इकोनॉमी डिस्ट्रॉय होने का, वो है डेमोग्राफिक कंडीशन। जब ब्रिटिश लोग हमारे इंडिया में रूल कर रहे थे तब हमारी डेमोग्राफिक कंडीशन कैसी थी? बर्थ रेट हाई था, डेथ रेट कम था, यानी हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही थी। एक्सट्रीमली लो लिटरेचर रेट, कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था, यानी किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रही थी इंडियन इकोनॉमी के बारे में, उन लोगों की रूल के बारे में, उन लोगों की पॉलिसीज के बारे में। बहुत कम लोग ऐसे थे जो समझ सकते थे चाल उसकी। पुअर हेल्थ फैसिलिटीज, ब्रिटिश लोगों ने कभी उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जिससे हमारी इंडिया की हेल्थ सेक्टर अच्छे हो सके। हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी क्या? कोई भी बच्चा अगर पैदा होता है तो एक ईयर खत्म होने के पहले ही वो अगर मर जाए तो उसे बोल सकते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो वो रेट भी बहुत ही हाई था। लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी क्या? कोई भी बच्चा पैदा हो तो कितने साल का या फिर कितने साल वो यहाँ पर रहेगा या फिर इस अर्थ पे वो लाइफ टाइम रहेगा, उसका सिर्फ एक्सपेक्टेशन करते हैं हम, जो कि एवरेज निकाली हुई होती है, उसे हम बोल सकते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो वो भी कम थी और उसका मेन रीजन था हमारा हेल्थ सेक्टर था वो बहुत ही पुअर था। और लास्ट में बताया गया वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, और इंडिया में पॉवर्टी लेवल बहुत ही हाई था। तो हमारे कह सकते हैं ऑल ओवर हमारी जो डेमोग्राफिक कंडीशन थी वो बहुत ही खराब थी ब्रिटिश रूल के समय।
सेवंथ फैक्टर है हमारी इंडियन इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय करने वाला, वो है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर यानी क्या? ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर रिफर्स टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पर्सन्स अक्रॉस द डिफरेंट इंडस्ट्रीज एंड द सेक्टर्स। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर हम सीधी लैंग्वेज में बोल सकते हैं, जो अलग अलग फील्ड में काम करने वाले लोग हैं, डिस्ट्रीब्यूशन किया है, उसे बोल सकते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। तो कॉलोनियल रूल चल रहा था तब हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा था? तो प्रमोशनल ऑफ प्राइमरी ऑक्यूपेशन, मोस्ट ऑफ हम प्राइमरी ऑक्यूपेशन में ही काम करते थे। एग्रीकल्चर में 75% लोग जुड़े हुए थे, मोर देन 75% बोल सकते हैं। और मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में दोनों में साथ मिलाकर 25%, यानी कुल मिलाकर 100% में से जो 75% है वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के साथ ही जुड़े हुए थे। तो ये तो बात हुई ऑक्यूपेशन की। अब रीजनल वेरिएशन की बात करते हैं। तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटक, महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल, ये सारे ऐसे स्टेट्स हैं जो क्या होते हैं तो विटनेसेस और डेक्लाइन इन डिपेंडेंस ऑफ वर्कफोर्स ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर। उन लोगों ने एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर डिपेंड होना छोड़ दिया था, सारे स्टेट ने। वो लोग शिफ्ट हो चुके थे टेक्नोलॉजी की ओर, वो लोग डिपेंड थे मशीन की ओर। यानी वहाँ पर एग्रीकल्चर से जुड़े हुए लोगों की संख्या कम थी, वहाँ पर ज़्यादा लोग थे मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में। अब बात करते हैं लास्ट फैक्टर है जो इंडियन इकोनॉमी डिस्ट्रॉय करने वाला था, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में आता क्या है? रोड, रेलवे, एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ये चार ऐसे मेन सोर्स है जो इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं। तो ये सारे डेवलप तो हुए थे, लेकिन ऑल ओवर अगर देखने चाहिए तो उन लोगों ने डेवलप किए थे सिर्फ अपने खुद के बिजनेस के लिए और खुद की फैसिलिटीज के लिए। बात करते हैं रोड की, तो रोड बने तो थे लेकिन प्राइमरीली सर्व द इंटरेस्ट ऑफ मोबिलाइजिंग द आर्मी एंड शिफ्टिंग ऑफ रॉ मटेरियल। वो रॉ मटेरियल को शिफ्ट करने के लिए और आर्मी इजीली एक जगह से दूसरी जगह पर मूव हो सके, इसलिए उन लोगों ने रोड कंस्ट्रक्ट किए थे, ना कि हमारे इंडिया के बेनिफिट के लिए। सेकंड बना गया है रेलवे। तो रेलवे ब्रिटिश लोगों ने ही बनवाई है, हमें भी पता है। रेलवे ब्रॉक ग्राफिकल एंड कल्चरल बैरियर्स एंड प्रमोशनल नेशनल इंटीग्रेशन। हाँ, उससे हमारे इंडिया को बेनिफिट हुआ, जियोग्राफिकल जो लिमिट थी वो टूट गई, कल्चरल बैरियर्स थे वो खत्म हो गए। इट एनहांस द कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर which adversely affected the comparative self-sufficiency of the village economies। लेकिन इससे फर्क पड़ा जो फार्मर से विलेज वाले उसको, क्योंकि रॉ मटेरियल ट्रांसफर होने लगा एक जगह से दूसरी जगह पर। तो सारा उसका जो रॉ मटेरियल था वो इजीली ब्रिटिश लोग उसके पास से लेकर ट्रांसफर कर सकते थे। एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो इंडियन वाटरवेज प्रूव्ड टू बी अनइकोनॉमिकल एज इन द केस ऑफ द कोस्ट कैनल ऑन द ओरिसा कोस्ट। हमारे यहाँ पर कैनल तो बनी थी, रोडवेज सॉरी एयर वाटरवे तो बना था, लेकिन वो कैसा था? अनइकोनॉमिकल था, यानी बहुत ही एक्सपेंसिव था, जो कि हम इजीली एक्सेस नहीं कर सकते थे, बस ब्रिटिश ही करते थे, तो हमारे लिए वो कुछ काम का नहीं था। दिस कैनल बिल्ट एट द हाई कॉस्ट बट इट फेल्ड टू कम्पीट विद द रेलवेज एंड फाइनली कैनल हैड टू बी अबैंडन्ड। और वो कैनल बनी वो भी कुछ काम की नहीं थी, बनाई गई हाई कॉस्ट पे, लेकिन एज कम्पेयर टू रेलवे एंड रोडवेज इट्स नॉट यूजफुल। सो वाटरवेज था वो अबैंडन करना पड़ा, क्लोज करना पड़ा। और लास्ट में बताते कम्युनिकेशन, उन लोगों ने टेलीग्राफ स्टार्ट किया था, पोस्टल सर्विसेज भी स्टार्ट की थी, लेकिन वो भी पर्पस था उसका लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का। तो वो भी हमारे हिसाब से अगर देखने जाए तो हमारे लिए तो वो कुछ इम्पोर्टेंट थी ही नहीं, काम की थी ही नहीं, वो सिर्फ पर्पस था ब्रिटिश लोगों के जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। तो यहाँ पर 8 फैक्टर खत्म हुए हैं जो हमें प्रूव करते हैं कि ये सारे 8 फैक्टर्स की वजह से हमारी इंडियन इकोनॉमी है वो स्टैग्नेशन में चली गई है। कुछ ऐसे पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन भी है ब्रिटिश लोगों का, ब्रिटिश रूल का, जिससे हमारे इंडिया को बेनिफिट मिला था, लेकिन बहुत ही कम है। देखते आइए चलो कौन कौन से पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन थे उसके। तो सबसे पहला पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन उसका था सेल्फ सफिशिएंसी इन द फूड ग्रेन प्रोडक्शन। यस, प्रोडक्शन हमने किया था फूड का प्रोडक्शन भी बढ़ा था, जिससे हम किसी के ऊपर अब डिपेंड नहीं थे।
हम खुद का प्रोडक्शन खुद करके खा सकते थे, यूज़ कर सकते थे। तो ये पॉजिटिव इफेक्ट हुई। सेकंड, बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। यस, उन लोगों ने रोड, रेलवेज, एयरवेज बनाए थे, डेवलप किए थे। मान लिया कि चलो उन लोगों के लिए बेनिफिट था, लेकिन हमारे लिए भी वो उसी तरह के काम किए थे। तो एक हमारे लिए एक अच्छी बात हुई। थर्ड पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ब्रिटिश लोगों का था चेक ऑन फेमाइंस। तो फेमाइंस पे भी हमारा कंट्रोल था। उस वक्त उन लोगों ने हेल्प की थी फेमाइंस पे कंट्रोल करने की। फोर्थ है शिफ्ट टू मॉनिटरी इकोनॉमी। यस, हमारे ब्रिटिश रूल के टाइम पे हमारी इंडियन इकोनॉमी है वो शिफ्ट हुई मॉनिटरी इकोनॉमी पे। तो ये पॉजिटिव इफेक्ट हुई। और लास्ट में इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। ब्रिटिश लोगों ने हमें ये सिखा दिया जाते जाते कि कैसे एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बहुत सारी गाइडलाइंस मिल गई जिससे हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इफेक्टिव होने लगा। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म होता है। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम है, कोई डाउट्स हैं, तो पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।